नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भाषा शिक्षण की विधियों में जो भाषा शिक्षण की विधा हैं, जिनमें गद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, इसी प्रकार अनुवाद शिक्षण है, पद्य शिक्षण है। तो आज का हमारा जो शिक्षण है वह गद्य शिक्षण है। आज की इस कक्षा में हम गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अधिक समय नहीं गंवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक है आज का वह होगा गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की हम बात करें तो गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, गद्य कैसे कहते किसे हैं, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्य जो है उसका मुख्य उद्देश्य, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अपना टॉपिक ये जो है गद्य शिक्षण है, इस गद्य शिक्षण के यदि हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। ग्रहण एवं अभिव्यक्ति तो गद्य शिक्षण का क्या हो गया, मुख्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद चर्चा करते हैं गद्य शब्द गद वक्तायाम वाची धातु से, मतलब यहाँ पर मूल धातु कौन सी है, गद धातु है, और गद धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय। गद धातु के साथ में यत प्रत्यय के प्रयोग से शब्द बना है, जिसका कौन सा शब्द बना है, गद्य शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कहना। ये जो गद्य शब्द हैं, इस गद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट कहना, मतलब गद धातु का अर्थ है कहना। अब यदि हम बात करें इस संस्कृत साहित्य में जो गद्य की बात करें तो गद्य जो है, सबसे पहले हम बात करें विश्व साहित्य के सभी साहित्यों में संस्कृत साहित्य सबसे प्राचीन है। और गद्य का जो एक बात और ये ध्यान लेंगे, विश्व में जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। वैदिक साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य है। तो गद्य के जो सबसे पहले दर्शन होते हैं वो वेदों में हो जाते हैं। और वेदों की यदि हम बात करें तो वेदों में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्यात्मक भाग है, वहाँ गद्य के सबसे पहले हमें दर्शन हो जाते हैं। ये तो रही बात गद्य की। अब गद्य के फिर हम बात करें विकास की, कहाँ हुआ, तो जिस प्रकार गद्य में आप इसके छंदों से रहित जो रचना होती है, जिसके द्वारा हम सरल भाषा में अपने विचार प्रकट कर देते हैं, वो क्या है, गद्य। तो गद्य के विषय में कहा गया है कि वेदों में जो यजुर्वेद है और जिसमें भी हम कहें वो गद्यात्मक है, तो यहाँ पर भी आप कहें यजुर्वेद में कौन सा भाग है, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वह आप ऐसे कहें वहाँ पर हमें गद्य का सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा करें गद्य की परिभाषाओं को लेकर के। तो गद्य की परिभाषा में जो आचार्य दंडी हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है काव्यादर्श, और इस काव्यादर्श में ये गद्य की परिभाषा के विषय में कहते हैं अपादः पद संतानो गद्यम। वे कहते हैं अपादः, ये गद्य की परिभाषा दी है उन्होंने, अपादः पद संतानो गद्यम, अर्थात अपन ये कहें कि जहाँ गण मात्राओं से रहित, अपाद न पादय इति अपादय, और पादय का मतलब है जो छंद होता है उस छंद का जो चतुर्थ अंश होता है उसको एक पाद कहते हैं। और उस चतुर्थ अंश में या तो निश्चित गण होते हैं, निश्चित वर्ण या निश्चित मात्राएं होती हैं। तो निश्चित गण मात्राओं से रहित जो रचना होगी, शब्दों का जो समूह होगा, वही क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। आचार्य दंडी ने अपनी ये परिभाषा दी है। उसके बाद यदि हम बात करें विश्वनाथ जी के अनुसार, विश्वनाथ जी की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण में इन्होंने जो है गद्य की परिभाषा इस रूप में दी है, वृत्तबंध रहितम गद्यम, अर्थात छंदों से रहित रचना जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, गद्य कहा जाता है। ये सामान्य से हम गद्य की परिभाषाओं की बात करें हैं। उसके बाद में गद्य के लक्षण की हम बात करेंगे। गद्य का लक्षण क्या है, तो देखिए ओजस समासस भूयस्त्वम गद्य से जीवितम, ये गद्य के लक्षण की हम बात करें। ओजस समास भूयस्त्वम गद्य से जीवितम, ओज है ओज गुण से युक्त, तथा समास भूय है, समास भूय का मतलब है समास की अधिकता। जहाँ ओज गुण से युक्त होगा तथा समास की बहुलता जहाँ होगी वही गद्य का लक्षण है, गद्य का जीवन है। फिर उसके बाद में गद्य के विषय में कहा गया है गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कठिन परीक्षा कहा गया है। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, कठिन परीक्षा कहा गया है। अर्थात आप ये कहें गद्यों को, गद्य जो है वो कवियों की क्या है, कसौटी है। अब सामान्यतः हम बात करें गद्य लेखन जो है वो पद्य लेखन की अपेक्षा कठिन कार्य बन जाता है इस पंक्ति के अनुसार, ठीक है ना, इस भाषा में हम कह सकते हैं। तो गद्य में लक्षण तो हो गया ओज गुण की अधिकता और समास की अधिकता,
और कवियों की कसौटी जो है वो किसे कहा गया है, गद्य को कहा गया है। ये सामान्य सी बातें यहाँ गद्य के लिए हैं। उसके बाद में संस्कृत गद्य की विशेषताओं की हम बात करें तो देखिए अपन ने अभी जो विशेषताओं की बात की थी, उसके लक्षण की जो बात की थी, तो उसमें नंबर एक तो बात यह समास बहुल शैली होगी, समास की अधिकता होगी। दूसरी बात का भाषाई तत्वों का इसमें ज्ञान होगा। तीसरी बात हम कहें गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण देखने को मिल सकता है, और गद्य और पद्य का मिश्रण जो होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, चंपू। गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसको नाम दिया जाता है चंपू। तो चंपू के यहाँ दर्शन होंगे। और सीधी सी बात है, एक बात और कहें तो यहाँ विचार विनिमय, भाव विनिमय तथा उसके सिद्धांतों का वर्णन का जो माध्यम है वह भी कौन सा है, गद्य है। ये संस्कृत साहित्य में हम बात करें तो गद्य की जो हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो गद्य के लक्षण या विशेषता हैं वो इस रूप में हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट अपना रहेगा गद्य के भेदों को लेकर के। देखिए गद्य के भेदों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे कहा गद्य, वैदिक गद्य और फिर लौकिक गद्य। फिर लौकिक गद्य को पौराणिक गद्य, ऐतिहासिक गद्य, साहित्यिक गद्य कहते हैं। और फिर साहित्यिक गद्य के भेद जो निकल करके आते हैं उनमें कथा और आख्यायिका आती है। तो सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए गद्य के भेद कितने हैं, दो हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो कथा और दूसरा आख्यायिका। गद्य के एक भेद में तो बात आती है कथा और दूसरे हम बात करते हैं आख्यायिका। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कथा तो जो होती है वो तो कवि कल्पित होती है, और आख्यायिका जो होती है ऐतिहासिक घटना प्रधान होती है, या जिसमें क्या होती है, वास्तविकता, जिसमें वास्तविकता जो होती है, यथार्थता जो होती है वह होती है आख्यायिका। फिर उसके बाद में गद्य पाठ के भेद शिक्षण की दृष्टि से, अध्ययन के आधार पर कह दीजिए, या आप ऐसे कह दिए शिक्षण की दृष्टि से, शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। जिनमें एक तो गहन अध्ययननिष्ठ पाठ कहलाता है, दूसरा द्रुत अध्ययननिष्ठ पाठ कहलाता है। जैसे कथा के जो पाठ हैं वो द्रुत अध्ययननिष्ठ में आ जाते हैं, और ऐतिहासिक घटना आधारित जो पाठ होते हैं वो कौन से में आ जाते हैं, गहन अध्ययननिष्ठ पाठों में आते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से या शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के वेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, गहन अध्ययननिष्ठ और द्रुत अध्ययननिष्ठ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्यों की ओर। बालकों को गद्य क्यों पढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं। देखिए गद्य शिक्षण के उद्देश्यों की हम बात करें तो स्तरों के अनुसार इनके अलग अलग उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो आप ये पाएंगे प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। शब्दों, वाक्यों आदि का प्रवाह के साथ पठन करना। जो भी गद्य पाठ है उसमें एक उचित गति के साथ है शब्दों का, इसी के साथ वाक्यों का उचित गति के साथ, उचित प्रवाह के साथ पठन करना, सिखाना ही गद्य का उद्देश्य है। नंबर 2, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए फिर पठन की योग्यता का विकास करना। तीसरा, छोटे छोटे वाक्य जो हैं उन वाक्यों में भावाभिव्यक्ति की अभ्यास करवाना। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक गद्य के जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ग्रहण और अभिव्यक्ति की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ ग्रहण भी हो रहा है, अभिव्यक्ति भी हो रही है। फिर जैसे ही गद्य में नैतिक प्रसंग आते हैं, उन्हीं नैतिक प्रसंगों के आप आधार पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी गद्य शिक्षण का प्रारंभिक स्तर पर उद्देश्य है। और हम अंत में बात करें छात्रों में संस्कृत साहित्य के प्रति, संस्कृत साहित्य जो है उसके प्रति रुचि उत्पन्न कराना भी प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करें माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो इस रूप में हैं। शब्दों को शुद्धोच्चारण करने की योग्यता प्रदान करना, छात्रों के शब्द भंडार एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, कवियों की विविध गद्य शैलियों से परिचित कराना, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना, और हम बात करें छात्रों में कल्पना शक्ति व सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद में उच्च स्तर की हम बात करें तो उच्च स्तर पर देखिए एक तो भावाभिव्यक्ति की जो योग्यता अपने माध्यमिक स्तर पर बालकों में उत्पन्न की है उसी को आप सुदृढ़ करना, मजबूत करना। विभिन्न शैलियों का जो ज्ञान हम प्रदान करे थे उसको और अधिक परिपुष्ट करना। इसी प्रकार कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, सृजनात्मक जो शक्ति हैं जिनका माध्यमिक स्तर पर आप बालकों में विकास करे थे उसका उच्च स्तरीय विकास उच्च स्तर पर होता है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य जो है
उसका अन्य साहित्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने की योग्यता का विकास करना, ये उच्च स्तर पर गद्य शिक्षण का जो है उद्देश्य है। ये सामान्य से अपने हो गए गद्य शिक्षण के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य के बाद गद्य शिक्षण की विधियों की। अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियों की। गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं, गद्य शिक्षण की विधियों को वस्तुतः काठिन्य निवारण की जो विधियां होती हैं, उन्हीं काठिन्य निवारण की विधियां प्रायः गद्य शिक्षण की विधियां मानी जाती हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर जो प्रयुक्त होने वाली विधि है वह उद्बोधन विधि है। माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि प्रश्नोत्तर विधि है। इसी प्रकार उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि प्रवचन विधि और व्याख्या विधि। ये जो हैं इस प्रकार ये गद्य शिक्षण की विधियां हैं। अब चलिए एक एक की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उद्बोधन विधि है उसकी। नंबर 1 उद्बोधन विधि। उद्बोधन दो विधि है, इसकी हम चर्चा कर लें। उद्बोधन विधि ये विधि है, आप सामान्यतः हम बात करें प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि। इस विधि में होता क्या है, जब शिक्षक गद्य पाठ पढ़ाता है तो उस गद्य पाठ के दौरान छात्रों के समक्ष जहां अपरिचित या जटिल शब्द आते हैं वहां पर शिक्षक मौखिक रूप से, ध्यान से सुनना, मौखिक रूप से छात्रों को उस शब्द का अर्थ नहीं बताता बल्कि छात्रों को उद्बोधित करता है। उद्बोधित होते ऐसी गतिविधियां क्रियाकलाप करता है जिससे छात्र खुद ही उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करें। अब छात्रों के मुख से अर्थ निकालने हेतु क्या कर सकता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन किया जा सकता है, प्रत्यक्ष क्रियाएं बताई जा सकती हैं, पर्याय बताया जा सकता है, विलोम कथन बताया जा सकता है। ऐसे सामान्य क्रियाकलाप करके बालकों के मुख से ही जो है उस शब्द का अर्थ निकलवाया जाएगा। शिक्षक जो है खुद मौखिक रूप से उस शब्द का अर्थ नहीं बताता। तो इसमें छात्रों को उद्बोधित करने हेतु प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन कर सकता है, प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन कर सकता है, इसी प्रकार पर्याय कथन कहा जा सकता है, विलोम कथन कहा जा सकता है। इस तरीके से आप यहाँ कहेंगे वह जो शिक्षक है छात्रों से जो है उद्बोधित करते हुए मौखिक रूप से बालकों के मुख से ही उस शब्द का अर्थ प्रकट करवा ले। यही विधि कौन सी विधि है, उद्बोधन विधि। तो चलिए देखते हैं उद्बोधन विधि के विषय में। उद्बोधन विधि यह प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए उपयोग में ली जाती है। इस विधि में अर्थबोध जो है वो बालकों को शीघ्रता से हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस विधि के अंतर्गत पाठ में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ शिक्षक स्वयं न बतलाकर, ये खुद नहीं बतलाता, स्वयं न बतलाकर विभिन्न क्रियाओं एवं प्रदर्शनों द्वारा छात्रों को उद्बोधित करता है तथा उनसे ही शब्द का अर्थ निकलवाता है। उनसे ही, किनसे, छात्रों से ही शब्दों का क्या करता है, अर्थ निकलवाया जाता है। अब छात्रों अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की गई क्रियाओं एवं प्रदर्शनों के माध्यम से शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। अब इस विधि में कौन कौन सी प्रदर्शन क्रिया की जा सकती है, तो इसके अंतर्गत देखिए प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन किया जा सकता है, प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन किया जाता है, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, मॉडल आदि प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर्याय कथन कहा जा सकता है, विलोम कथन कहा जा सकता है, वाक्य प्रयोग कहा जा सकता है। इस प्रकार जो है इनका प्रयोग करते हुए जो है आप बालकों के मुख से ही अर्थ निकलवाएंगे। वही विधि है कौन सी विधि, उद्बोधन विधि। इन सभी गतिविधियों द्वारा शिक्षक जो है वो छात्रों से अर्थ निकलवाने की कोशिश करता है। ये अपनी विधि हुई कौन सी, उद्बोधन विधि। अब उद्बोधन विधि के हम गुण दोषों की बात करें तो उद्बोधन विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने से शिक्षण जो है रोचक बन जाता है और प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। लेकिन दोष में क्या है, ये सर्वव्यापक नहीं बन सकती। सर्वव्यापक नहीं बनने का मतलब एक तो सभी स्तरों पर प्रयोग में नहीं ला सकती, दूसरी ये स्थूल जो पद हैं उनका तो ज्ञान इससे करवाया जा सकता है, लेकिन भाववाचक आदि जो संज्ञा पद आ जाएं तो वे सभी रूप से उनका प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन करना आदि क्या है, असंभव हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सर्वव्यापक नहीं बन सकती। शब्दों की व्युत्पत्ति सूक्ष्म भावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वे भी स्पष्ट नहीं होते।
स्थूल वस्तुओं से संबंधित शब्दों का तो अर्थ समझाने के लिए प्रयुक्त हो सकती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा आदि जो पद होते हैं उनको समझाने के लिए ये अधिक उपयोगी नहीं बन सकती। ये अपनी प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि होगी। कौन सी? उद्बोधन विधि। उसके बाद नंबर 2 की माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि की चर्चा करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग तो अपन ने भाषा शिक्षण की जो पाठशाला विधि थी उस पाठशाला विधि के अंतर्गत भी किया था, वही प्रश्नोत्तर विधि यहाँ आती है। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात अपने के दार्शनिक जो सुकरात है यूनान का, उसने इस विधि का प्रयोग किया था। अतः प्रश्नोत्तर विधि को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें शिक्षण कार्य क्या होता है, गद्य पाठ जो भी होता है उस गद्य पाठ में शिक्षक जो है उस गद्य पाठ से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नोत्तर बना लेता है और उन्हीं प्रश्नोत्तरों की आवर्ती पुनरावृत्ति करते हुए बालकों को जो है शिक्षण कार्य करवा देता है। वही विधि है कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। इस विधि के अंतर्गत जो है वह पाठ का शिक्षण कराने हेतु शिक्षक गद्यांश से छोटे छोटे अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्नों का निर्माण कर लेता है और फिर इन्हीं प्रश्नों के निर्माण द्वारा, उन्हीं के प्रश्नोत्तर द्वारा संपूर्ण पाठ का विकास कराया जाता है, शिक्षण कराया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक गद्यांश से संबंधित विषय वस्तु को गद्यांश से संबंधित विषय वस्तु के रूप में छात्रों के साथ कुछ संवाद भी करता है। अतः इस विधि को संवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि को दूसरा नाम कौन सा दे दिया गया? संवाद विधि, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तरों के साथ साथ में छात्रों के साथ डायलॉग्स जो हैं, संवाद जो हैं, उनका भी प्रयोग कर लिया जाता है। इसी कारण प्रश्नोत्तर विधि को संवाद विधि के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। अब रही बात ये, अगर आप प्रश्नोत्तरों के द्वारा बालकों को शिक्षण कार्य करवाते हैं, प्रश्नों के द्वारा यदि बालकों को हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बालक जो हैं वो प्रश्नोत्तरों के द्वारा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में प्रयुक्त होकर के आती हैं। तो इसके बारे में हम इसके गुणों की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जिज्ञासु छात्र सक्रिय बने रहते हैं और प्रश्नोत्तरों द्वारा यदि हम बात करें तो प्राप्त ज्ञान प्रायः स्थायी रहता है। और दोष की हम बात करें तो अध्यापक का कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि उसको छोटे छोटे प्रश्न, अति लघुतरात्मक कई प्रश्न बनाने पड़ते हैं, पाठ से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्नों आदि का निर्माण करना पड़ता है, उसके उत्तर बताने पड़ते हैं। इस आधार पर जो है अपन के अध्यापक का कार्यभार बढ़ जाता है। अब उसके बाद उच्च स्तर की जो विधियां हैं, उन उच्च स्तर की विधियों में विधि आई है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि को कथन विधि के नाम से भी, प्रवचन विधि को हम कथन विधि या अर्थबोध विधि भी हम कह सकते हैं। इसमें इसको अर्थबोध कह दीजिए, अर्थबोध विधि या अर्थ कथन विधि के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ शिक्षक, ये विधि इसको ऐसे समझ लीजिए, ये विधि जो आपके उद्बोधन विधि है उसके जस्ट विपरीत है। उद्बोधन विधि में तो अर्थ छात्रों के मुख से निकलवाया जाता है। इसमें क्या है, शिक्षक खुद ही मौखिक रूप से बालकों को जो जटिल शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षण कार्य करा देता है। तो ध्यान रखिए, यह विधि जो है शब्दों के अर्थों का अर्थ को स्पष्ट, शब्दों के अर्थों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, सीधी सी बात है, शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए, यहाँ ऐसे समझ लीजिए इसको, यह विधि शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए मौखिक रूप से शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मतलब जहाँ विभिन्न विधियों प्रविधियों के द्वारा अर्थ स्पष्ट करना जटिल हो जाता है, वहाँ शिक्षक स्वयं ही अर्थ को स्पष्ट कर देता है। उसे ही प्रवचन विधि या अर्थ कथन विधि के नाम से जाना जाता है। अब रही बात ये जो प्रवचन विधि है या अर्थबोध विधि या अर्थ कथन विधि जो आप कह रहे हैं, इस विधि में बालकों के सामने जो शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, तो वह अर्थ स्पष्ट जो है कौन कौन सी प्रविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें हम कह सकते हैं अनुवाद के द्वारा आप अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोश विधि के द्वारा आप अर्थ स्पष्ट शब्दकोशों का प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रसंग द्वारा अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अंतः कथा जो होती हैं उनके द्वारा, परिभाषा द्वारा, टीका द्वारा, ये जो बातें आती हैं, तो आप इसमें से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है सबसे पहले तो अनुवाद द्वारा। अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद द्वारा का मतलब है जो भी संस्कृत के जो जटिल शब्द हैं उनका बालकों की हिंदी भाषा में या मातृभाषा में डायरेक्टली आप अनुवाद बता करके फिर उसका अर्थ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। नंबर 2, कोश विधि द्वारा। कोश विधि का मतलब ये है
कि जहाँ जटिलता का भाव आया वहीं पर छात्रों को शब्दकोशों का नाम बता दिया जाता है और उन शब्दकोशों के आधार पर जो है, उन शब्दकोशों के आधार पर ही बालकों को जो है शब्दों का अर्थ ज्ञान करवा दिया जाता है। तो एक तो अनुवाद के द्वारा, इसमें संस्कृत शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करके अर्थ ज्ञान करवाया जाता है। शब्दकोशों के द्वारा, इसमें कहते हैं शब्दों के अर्थ ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए अमरकोश, हलायुध कोश, ये डिक्शनरियां हैं, शब्दकोशों के नाम हैं। अमरकोश आ गया, हलायुध कोश आ गया आदि, ये जो शब्दकोश हैं, इन शब्दकोशों से शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं ही शब्दों का अर्थ ढूंढ करके अर्थ ज्ञान करते रहते हैं। यह विधि है अपनी कौन सी, कोश विधि। फिर उसके बाद में हम बात करें परिभाषा द्वारा। परिभाषा की यदि हम बात करें थे तो परिभाषा में ये कहेंगे, ऐसे कई बार पाठ को पढ़ाते समय ऐसे कई जटिल शब्द आ जाते हैं और जब तक उन जटिल शब्दों का, उन भाववाचक संज्ञा पदों का जब तक आप अर्थ परिभाषा नहीं बताएंगे तब तक बालकों को जो है उसका अर्थ ज्ञान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा यहाँ पर नाम लिया गया है, जैसे जात कर्म आ गया, निर्वाण आ गया, पुरुषार्थ आ गया, ऐसे जो शब्द हैं, इन शब्दों का जब तक आप जो है अर्थ नहीं बताएंगे तब तक बालकों को इनकी परिभाषा नहीं बताएंगे तब तक बालकों का इनका अर्थ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जैसे जात कर्म की हम बात करें तो जात कर्म क्या है, जात कर्म एक संस्कार है। जात कर्म संस्कार बालक के जन्म होने के बाद, बालक का जन्म होने के बाद पहला जो संस्कार होता है वह जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार ही होता है। बालक के नाल छेदन से पहले जो है बालक को स्नान आदि करवाकर पिता जो है मधु और सोने की सलाखा द्वारा मधु और जो घी है उसको लेकर के फिर सोने की सलाखा द्वारा बालक की जिह्वा पर ओम नाम लिखता है, वो जात कर्म संस्कार है। फिर पिता के द्वारा जो है कुछ दान पुण्य आदि का कार्य भी किया जाता है। तो आप ये जात कर्म को बताने के लिए आपने क्या कहा, इसकी ये सारी डिटेल जो परिभाषा है वो आपको बतानी पड़ी। ऐसे ही जैसे निर्वाण शब्द आ गया, निर्वाण, तो निर्वाण का अर्थ मोक्ष हो गया, ये बता दिया, लेकिन मोक्ष का मतलब ही नहीं समझ रहे बालक, तो आप बताएंगे जन्म मरण का जो बंधन है उस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही क्या है, मोक्ष है। ऐसे परिभाषाएं, ठीक है। तो इस प्रकार जहाँ जो ऐसे पारिभाषिक शब्द आ जाएं जिनको बताने के लिए उनका अर्थ समझाने के लिए परिभाषा बताना आवश्यक हो जाता है, वहीं पर परिभाषा के द्वारा अर्थ स्पष्टी कर देना ही परिभाषा विधि है, परिभाषा द्वारा। तो अर्थकथन विधि में उपविधि एक ही आ गई, परिभाषा। यहाँ पर क्या, शिक्षण के दौरान कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ ज्ञान कराने के लिए परिभाषा बताना आवश्यक हो जाता है और इसी परिभाषा के द्वारा बालकों को उन शब्दों का अर्थ ज्ञान करवाया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा जात कर्म, निर्वाण, पुरुषार्थ इत्यादि, इसके लिए बीच बीच में उदाहरणों का सहारा भी ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में जो इसकी चौथी विधि है वह है टीका विधि। अर्थकथन की उपविधि में टीका विधि। टीका का मतलब क्या है, टीकेते अनियति टीका, अर्थात जिसके द्वारा जटिल विषय वस्तु का सरल रूप में अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया जाता है वही क्या कहलाती है, टीका कहलाती है। शब्दों के स्पष्टीकरण हेतु विभिन्न टीकाओं का सहारा लेकर के फिर शिक्षण कार्य करवाना ही कौन सी विधि है, टीका विधि। यहाँ क्या करें, इस संस्कृत के कठिन से कठिन शास्त्रों को समझाने के लिए यह विधि सहायक होती है। टीका में क्या होता है, टीकाकार जो है स्थान स्थान पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। मतलब जहाँ शब्दों का सरल भाषा में अर्थ स्पष्टीकरण करते हुए कोई पुस्तक लिख दी जाए वही क्या कहलाती है, टीका। जैसे उदाहरण, कोई भी उदाहरण लेते हैं, अपन बात करें जैसे पाणिनीय अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ठीक है। संस्कृत साहित्य जगत में जैसे टीकाकार शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं मल्लिनाथ, और मल्लिनाथ ने कालिदास की जो 6 रचनाएं हैं जिनमें से ऋतु संहार को छोड़ करके 7 में से बाकी 6 रचनाओं में जो हम बात करें संजीवनी है उसमें टिप्पणियां की हैं। इसी प्रकार जैसे किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ ने घंटापत लिखी है। इसी प्रकार हम बात करें माँ का जो शिशुपाल वध है उस पर उन्होंने श्रवंसा नामक टीका लिखी है। इसी प्रकार हम बात करें श्रीहर्ष का जो नेस्दीय चरितम है उस पर उन्होंने जीवातु नामक जो टीका लिखी है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ विभिन्न टीकाओं का सहारा लेकर के फिर शिक्षण कार्य करवाया जाए वह विधि कहलाती है कौन सी, टीका विधि। ये आपकी गद्य शिक्षण में उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली पहली विधि थी, प्रवचन विधि या अर्थकथन विधि। इस अर्थकथन विधि में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये 4 प्रकार की उपविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा इसके गुण दोषों की बात कर लें तो देखिए अर्थकथन विधि है उसके गुणों की हम बात करें तो एक तो गुण इसका है कि कठिन से कठिन विषय वस्तु होती है उसको सरलता से समझाया जा सकता है।
नंबर 2, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ये उपयोगी विधि है। नंबर 3, शब्द भंडार में वृद्धि में सहायक है और छात्रों की तर्क शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का भी विकास होने लगता है। ये इसके गुण हो गए। दोष की हम बात करें तो सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि बालक जो हैं उनके लिए अधिक उपयोगी नहीं है और प्रारंभिक कक्षाओं के लिए भी ये अनुपयोगी विधि है। इस प्रकार इस विधि के गुण दोषों की बात हो गई। अब लास्ट में जाते जाते इस गद्य शिक्षण में हमारी एक विधि बची है, वह है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि को स्पष्टीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें, अगली जो विधि है अपनी वह कौन सी है? व्याख्या विधि। यदि हम व्याख्या विधि की बात करें तो व्याख्या विधि को एक बात तो ये इसको स्पष्टीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि छात्रों को जहाँ जटिल भावों का अनुभव होता है, ऐसे अंश आ जाते हैं जो जटिल भाव होते हैं, जटिल अंश होते हैं, वहाँ पर इस जटिल विषय वस्तु को विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण करते हुए शिक्षक जो शिक्षण कार्य कराता है उस विधि को कहा जाता है कौन सी विधि? व्याख्या विधि। ठीक है। अब एक बात और होगी, व्याख्या में शब्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए अपन बात करें 6 अंग अपनाता है। व्याख्या के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पद छेदय, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपात, समाधानम, व्याख्या, षड्विधम, स्मृतम। ये 6 प्रकार की व्याख्या हैं। अब ये 6 प्रकार के जो अंग हैं, इन 6 प्रकार के अंगों के लक्षणों को ही व्याख्या विधि में अलग अलग रूप की जो विधियां होती हैं उनमें व्याख्या में अलग अलग प्रविधियां जो अपनाई जाती हैं उनमें ये व्याख्या के 6 अंग देखने को मिलते हैं। जैसे आप कहें व्युत्पत्ति में पदच्छेद आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप ऐसे कहें व्युत्पत्ति के बाद में आप उसको कहें अर्थकथन सामान्यतम बात करें शब्दार्थार्थी जो होते हैं उसमें आ जाते हैं तुलना विधि आ गई। फिर उसके बाद में आपके वाक्य प्रयोग आ गया। तो इस प्रकार की जो अंतः कथा आ गई, प्रसंग आ गया, ये जो विधियां हैं तो 6 अंग जो हैं व्याख्या के, उन व्याख्या के 6 अंगों को अलग अलग विधियों के रूप में अपना करके फिर भाषा के द्वारा भाषा का जो शिक्षण कराया जाए वो विस्तृत लंबे लंबे व्याख्यानों के माध्यम से हो जाए, वही विधि कौन सी विधि कहलाती है? व्याख्या विधि कहलाती है। चलिए चर्चा करते हैं व्याख्या विधि की। व्याख्या विधि को स्पष्टीकरण विधि के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हम चर्चा करे थे। दूसरी बात, छात्रों को शिक्षण के दौरान जहाँ जटिलता का अनुभव होता है वहीं पर स्पष्टीकरण करने हेतु व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक जो है भाषणों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराता है। शिक्षक कक्षा में उपस्थित होकर विषय वस्तु से संबंधित प्रकरण को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए शिक्षण कार्य करवाता रहता है, इसीलिए इसको स्पष्टीकरण विधि के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विधि है, इस विधि में व्याख्या के जो 6 अंग बताए गए हैं वो पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, आत्म समाधानम, व्याख्या, षड्विधम, स्मृतम। यहाँ पर हम बात करें सामान्यतः तो देखिए शब्दों का विश्लेषण करना पदच्छेद हो गया, पदार्थोक्ति पर्याय शब्द आदि बतलाकर स्पष्टीकरण करना, विग्रह पदों का उचित समास विग्रह आदि के द्वारा विभाजन करते हुए स्पष्टीकरण करना। ठीक है। उसके बाद शब्दों के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए उनका उचित स्थान पर वाक्यों में प्रयोग करते हुए फिर आलोचना समालोचना करते हुए गुण दोष आदि का विवेचन कर लें और साथ में जहाँ छात्रों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं उन्हीं समस्याओं का निराकरण कर देना। इस प्रकार ये व्याख्या के 6 अंग माने गए हैं। अब ये जो व्याख्या के 6 अंग हैं ये अपन पाठशाला विधि में भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब ये तो रही बात सामान्यतः इसकी। अब एक बात और सुनना, ये जो व्याख्या के 6 अंग हैं, इन व्याख्या के 6 अंगों के लक्षणों सहित स्पष्टीकरण करने के लिए इस व्याख्या विधि में शिक्षक कौन सी उप विधियों को, कौन सी प्रविधियां हैं उनको अपनाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं व्याख्या की जो उपविधियां हैं या प्रविधियां हैं वो कौन सी हैं। व्याख्या विधि में जो अभी 6 लक्षण अपन ने पढ़े हैं उन 6 लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए ये अलग अलग उपविधियां अपनाई जाती है, जिसमें पहली विधि तो कौन सी है? व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति विधि के अंतर्गत जैसे आपने कहा था ना पदच्छेद क्या, तो शब्द को तोड़ना। तो व्युत्पत्ति में क्या होता है, शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उसमें धातु या प्रत्यय कौन सा है, शब्द या प्रत्यय कौन सा है, इस प्रकार उसकी रचना को प्रकृति प्रत्यय, जिसको आप एक नाम दे सकते हैं, उपसर्ग धातु प्रत्यय या शब्द धातु प्रत्यय आदि जो भी हैं उनको अलग अलग करके
फिर उनका स्पष्टीकरण करना, वह कहलाता है कौन सा? पदच्छेद। पदच्छेद में आप एक तो शब्द की व्युत्पत्ति का मतलब उसमें उपसर्ग, शब्द या धातु और प्रत्यय कौन सा है वो अलग अलग कर दो, फिर उसके बाद में स्पष्टीकरण करा दो एक तरीका, या शब्द का संधि विच्छेद करके उसको तोड़ करके फिर उसका स्पष्टीकरण करा दो, दो तरीका। ये दो तरीके काम में ले जाते हैं, वो हो गया पदच्छेद। नंबर 2 पदार्थोक्ति। पदार्थोक्ति में आप क्या करेंगे? उसका पर्याय कथन कह सकते हैं, उसका विलोम कथन कह सकते हैं, ठीक है ना, उससे तुलनात्मक अध्ययन करवा सकते हैं। ये जो बातें होंगी वो आ जाएंगी कौन से में? तुलना में। देखिए सबसे पहले व्युत्पत्ति, इसके अंतर्गत अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्द में विद्यमान उपसर्ग, मूल शब्द या मूल धातु, प्रत्यय आदि को अलग अलग करके फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 2 तुलना, इसमें शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक अध्ययन है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं, उसमें विलोम शब्द का बता सकते हैं, अनेकार्थक शब्दों के द्वारा तथा समान ध्वनि वाले भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा भी हैं, उसमें अर्थ स्पष्टीकरण किया जा सकता है। उसके बाद जिसे तीसरा आप उसके व्याख्यांग में पढ़ रहे थे, वाक्य योजना। योजना मतलब जोड़ना होता है, प्रयोग करना। तो यहाँ पर आप दें अनेकार्थक जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द के जहाँ अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका वाक्य में प्रयोग करके अथवा पाठ में दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए फिर अर्थ को स्पष्टीकरण कर देना, वही विधि कहलाती है कौन सी? वाक्य प्रयोग विधि। अब जैसे उदाहरण के द्वारा दिया गया कि आप ये कहें कि ये जो अलम अव्यय है, ये अलम अव्यय दो अर्थों में आता है, एक निषेध अर्थ में भी आता है तो पर्याप्त अर्थ में भी आता है। तो यहाँ निषेध और पर्याप्त की हम बात करें तो कैसे पता करें? तो उसका निषेध अर्थ में वाक्य में प्रयोग कर दो और पर्याप्त अर्थ में भी वाक्य में प्रयोग कर दो। जैसे अलम वार्तालापेन, बात मत करो, आपके अलम यात्रायै धनम, यात्रा के लिए धन पर्याप्त है। इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करते हुए आप जटिलता का जो भाव है छात्रों के लिए उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। यह विधि होगी अपनी कौन सी? वाक्य प्रयोग द्वारा। फिर उसके बाद अंतःकथा प्रसंग ये भी आते हैं। तो अगली विधि की हम बात करें अंतःकथा द्वारा। अंतःकथा का मतलब है जो भाववाचक संज्ञा पद आ गए, जो भाववाचक संज्ञा पद आते हैं और उन संज्ञा पदों के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित अंतःकथा जो होती है उसको सुनाना पड़ता है और उसी अंतःकथा को सुना करके ही फिर स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे पितृभक्त, जैसे श्रवण कुमार, पितृभक्त श्रवण कुमार। अब पितृभक्त शब्द आ गया तो जो बालक श्रवण कुमार था उस श्रवण कुमार की कहानी आपको सुनानी पड़ेगी कि माता पिता अंधे थे, अंधे माता पिताओं का वह एकमात्र सहारा था, कावड़ में कंधे पर उठा करके तीर्थ यात्रा करवा रहा था। तो वो सारी घटना जो है दशरथ के द्वारा शब्दवेदी बाण से मारा गया, इस रूप में। तो पितृभक्त का नाम श्रवण कुमार के लिए आ गया तो श्रवण कुमार की कहानी सुना दो। इसी प्रकार आपके पास आ गया सत्यवादी। सत्यवादी का नाम आते ही राजा हरिश्चंद्र जो हैं ये सत्यवादी थे, उनकी कहानी आप सुना दो। इसी प्रकार यहाँ नाम आ गया ध्रुव शक्ति। जैसे ध्रुव बालक था, उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, और उसमें जो उसका बड़ा बेटा था ध्रुव है, तो उसकी कहानी अटल ध्रुव, उसने कैसे प्रतिज्ञा की थी भगवान नारायण की गोद में बैठने के लिए, उन्होंने कितना अटल प्रतिज्ञा की थी, वो जो कहानी है आप ये सुना सकते हैं। इसी प्रकार भागीरथ प्रयत्न नाम आ गया। भागीरथ प्रयत्न का नाम आ गया तो भागीरथ के द्वारा जो इस गंगा जो नदी है उनको धरती पर, पृथ्वी पर कैसे लाया गया था, इस प्रकार उसकी कहानी सुनाई जा सकती है। इसी प्रकार गुरु दक्षिणा की बात आए तो आप एकलव्य की कहानी सुना सकते हैं। जो रघुवंश में जो आप बात कहें वर्तंतु कोत्स, तो रघुकोत्स वाला जो संवाद है उसकी आप कहानी सुना सकते हैं। इस आधार पर तो ऐसे कोई शब्द आ जाएं भाववाचक संज्ञा पद और उनका अर्थ स्पष्टीकरण करने के लिए आप उससे संबंधित जो अंतः कथा है उस अंतः कथा को आप सुना करके फिर उसका अर्थ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। प्रसंग द्वारा, प्रसंग द्वारा का बात है कि जब पाठ को पढ़ाते समय कहीं पर ऐतिहासिक प्रसंग आता है, भौगोलिक या पौराणिक ऐसे प्रसंग जो आते हैं, उन प्रसंगों को उदाहरणों के माध्यम से आप स्पष्टीकरण करते हुए फिर जो है उस विषय वस्तु का स्पष्टीकरण कर देंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हम ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया पाठ के अंतर्गत कोई ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक आदि अनेक ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनका स्पष्टीकरण करने से ही शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा दिया गया है ऐतिहासिक प्रसंग में जैसे कुंती का प्रसंग आ गया, शिखंडी का प्रसंग आ गया। साहित्यिक प्रसंग में जैसे बृहत्त्रयी का प्रसंग आ गया, ऋणत्रयी, पंचमहायज्ञ, ऐसे ये प्रसंग आ गए। तो इनका स्पष्ट, इनके बारे में ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपको बता करके फिर बालकों को
विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना होगा। तो इस तरीके से आप देखें व्युत्पत्ति के द्वारा, फिर उसके बाद में आपने कहा परिभाषा द्वारा, वाक्य प्रयोग द्वारा, अंतः प्रसंग, अंतः कथा द्वारा, प्रसंग द्वारा, इस तरीके से जो है आप शब्दों का स्पष्टीकरण करेंगे इस विधि को। तो आप देखिए अलग अलग अंतः कथा, प्रसंग, परिभाषा, व्युत्पत्ति आदि जो बता रहे हैं, तो शिक्षण के दौरान ये एक प्रकार से लंबे लंबे व्याख्यान, लंबे लंबे भाषण हो गए। तो विस्तृत रूप से विश्लेषण करना ही वही विधि होगी, कौन सी? व्याख्या विधि। अब यहाँ पर लंबे लंबे रूप में स्पष्टीकरण किया जा रहा है, इस कारण से इसको स्पष्टीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इस व्याख्या विधि के गुणों की चर्चा करते हैं। तो पहले गुणों की हम बात करें तो उच्च स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। शब्दों की संरचना का बालकों को ज्ञान हो जाता है, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है और साहित्य का परिचय बालकों को प्राप्त होने लगता है। ये तो इसके गुण हो गए, फायदे हो गए। इसकी सीमाएं, इसकी कमियां, इसके दोष क्या हैं? तो दोष ये हैं कि ये एक तो विभिन्न अंतःकथाओं, प्रसंगों को सुनाते रहने से जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। नंबर 2, प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है। नंबर 3, हम के बालकों के लिए भी अधिक उपयोगी नहीं है। और नंबर 4, व्याख्या विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है ये आप ऐसे कह सकते हैं, व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि विस्तृत लंबे लंबे व्याख्यान करने से शिक्षण में उदासीनता या निरस्ता आ जाती है, इसलिए छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ठीक है, तो अपन बात करें तो ये सामान्यतः अपने आज की इस कक्षा में जो हम गद्य शिक्षण की हम बात करें, देखिए भाषा शिक्षण की विधियों में हमने पहले प्राचीन विधि पढ़ी, पाठशाला विधि, फिर उसके बाद में व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ी, फिर नवीन विधियों की हमने चर्चा की थी जिसमें पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषणात्मक विधि, हर्बर्टीय, पंचपदी, मूल्यांकन विधि। उसके बाद में भाषा, संस्कृत भाषा शिक्षण की जो अलग अलग विधाएं हैं जिसमें गद्य विधा है, उसके बाद के यहाँ नाटक विधा है, पद्य विधा है, व्याकरण विधा है, अनुवाद विधा है। तो ये जो विधाएं हैं तो इनकी भी शिक्षण विधियों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो कक्षा है इसमें आज हमने गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन किया है। अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें हम जो है इस भाषा की अलग जो अन्य बची हुई विधाएं उनमें से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।